दोस्तों नमस्कार। ग्लोबल रिकॉर्डर चैनल आपका स्वागत करता है। इस चैनल पर दुनिया भर की खबरें पेश की जाएंगी। ये चैनल हर रोज एक बुलेटिन सुबह 7 बजे और दूसरा बुलेटिन दोपहर 1 बजे पेश किया करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले साल अक्टूबर के महीने से इजरायल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी तबाह हो चुकी है, लेकिन ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसी सिलसिले में शुक्रवार 31 मई 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने घोषणा की कि इजरायल ने एक नया शांति समझौता पेश किया है। उन्होंने कहा कि इजरायल द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में पूर्ण युद्ध विराम होगा। इसमें गाजा से IDF सैनिकों की वापसी और शेष बंधकों में से कुछ की रिहाई होगी और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली होने के साथ साथ गाजा में 600 ट्रकों को प्रवेश करने दिया जाएगा। यह चरण 6 सप्ताह तक चलेगा। दूसरे चरण में लड़ाई का स्थायी अंत होगा। इसमें सैनिकों सहित शेष जीवित बंधकों की रिहाई शामिल होगी। इस चरण का मतलब लड़ाई का औपचारिक व स्थायी अंत होगा। तीसरे चरण में गाजा पट्टी का नवनिर्माण होगा। इस चरण में हमास की कैद में मारे गए बंधकों के अवशेषों की वापसी भी शामिल होगी। जो बाइडेन ने इस प्रस्ताव को ऐतिहासिक अवसर बताते हुए हमास से इसे स्वीकार करने का आग्रह किया है। गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों के परिवारों के सदस्यों ने अपने देश की सरकार से अमेरिका द्वारा प्रस्तुत युद्ध विराम योजना को स्वीकार करने का आह्वान किया है। इजरायल के बंधक और लापता परिवार फोरम ने कहा है कि नेतन्याहू अपनी ही सरकार में भीतर से दबाव में हैं। उनकी सरकार के अंदर कुछ लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और सच्चाई भी यही है। इजरायल के चरमपंथी मंत्रियों इतामार बेन ग्वीर और बेजालेल स्मोत्रिच ने नेतन्याहू से कहा है कि अगर वो बिडेन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूर कर लेते हैं तो वो गठबंधन को छोड़कर उनकी सरकार को गिरा देंगे। अमेरिका, कतर और मिस्र ने एक संयुक्त बयान जारी करके हमास और इजरायल से इस प्रस्ताव को मानने और समझौते को अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। लेकिन शनिवार 1 जून 2024 को नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान जारी करके कहा कि गाजा पर इजरायल के युद्ध को समाप्त करने के लिए हमास को नष्ट किया जाना जरूरी है। इस बयान में कहा गया है कि हमास का नष्ट किया जाना युद्ध समाप्त करने की अहम शर्त है। दूसरी तरफ हमास ने संकेत दिया है कि वो इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के सांसदों ने गाजा युद्ध के बीच इजरायल के लिए अपना समर्थन दर्शाने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका की कांग्रेस में भाषण देने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। यह निमंत्रण अमेरिका की सीनेट और प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं की ओर से दिया गया है। यह निमंत्रण एक ऐसे समय में आया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कथित युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, ईरान में राष्ट्रपति चुनाव 28 जून 2024 को होगा। चुनाव के लिए उम्मीदवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ज़ोहरा इलाहियन ने ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए पंजीकरण करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। यह चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि 19 मई 2024 को ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हो सकता है इस बार कोई महिला ईरान की राष्ट्रपति बन जाए। थाईलैंड ने ऐलान किया है कि वो ब्रिक्स आर्थिक समूह का सदस्य बनना चाहता है। ब्रिक्स की स्थापना साल 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी। बाद में दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी विभिन्न चरणों में इस समूह में शामिल हो गए। ब्रिक्स में अब दुनिया की लगभग 46% आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 36% और विश्व व्यापार का 25% हिस्सा शामिल है। अब थाईलैंड ने भी इस समूह में शामिल होने की इच्छा जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने हाल ही में एक सवाल के जवाब में कहा कि राष्ट्रपति जो बिडेन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे। हम अपना आकलन जारी रख रहे हुए हैं। हालांकि ईरान वर्तमान में परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक प्रमुख गतिविधियों में शामिल नहीं है। हमें नहीं लगता कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने अभी तक हथियार कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसे हम मानते हैं कि 2003 के अंत में निलंबित या बंद कर दिया गया था।
आपको बता दें कि हाल ही में अल जजीरा टेलीविजन नेटवर्क के साथ एक साक्षात्कार में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजी ने इस बात पर जोर दिया था कि यदि इजराइल कोई गलती करता है और ईरान की परमाणु सुविधाओं को नुकसान पहुंच जाता है तो तेहरान के प्रतिरोध का स्तर अलग होगा। उन्होंने कहा था कि हालांकि इस्लामिक गणराज्य ने परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अगर इसके अस्तित्व को खतरा हुआ तो ईरान को अपना परमाणु सिद्धांत बदलना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि काफी समय से चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक युद्ध चल रहा है। ये दोनों देश अपने अपने ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक दूसरे के साथ अपने संबंध सुधारने में भी लगे रहते हैं। अमेरिका ने वीडियो गेम, टी शर्ट और घरेलू उपकरणों जैसे कई चीनी सामानों पर टैक्स लगा दिया है। कई अमेरिकी उद्योगों का कहना है कि चीन से आयात होने वाले सामान ने उन्हें कारोबार से बाहर कर दिया है और 10 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इसलिए अमेरिकी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर सोलर सेल तक कई चीनी आयातों पर टैक्स बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ चीन का केंद्रीय बैंक चीनी मुद्रा, युआन और विदेशी मुद्राओं के बीच समन्वय को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन युआन के अंतर्राष्ट्रीयकरण में तेजी लाना चाहता है। चीन का लक्ष्य है कि युआन वैश्विक बाजारों में व्यापक रूप से स्वीकृत और उपयोग की जाने वाली मुद्रा बन जाए। 31 मई 2024 को चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने सिंगापुर के शांग्री-ला होटल में अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक आयोजित की। नवंबर 2022 के बाद से चीनी और अमेरिकी रक्षा प्रमुखों के बीच यह पहली आमने सामने की बातचीत थी। कुछ समय से दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ रहा है। हाल ही में चीन ने बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास भी किए हैं। चीन ताइवान में होने वाली गतिविधियों से भी नाराज है। इसलिए इस समय चीन और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की बैठक बहुत अहम है। इसके अलावा चीनी उप विदेश मंत्री मा झाओक्सू 30 मई 2024 को अमेरिकी सरकार के निमंत्रण पर 4 दिन के लिए अमेरिका गए। इस यात्रा के दौरान चीन और अमेरिका के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। चीनी उप विदेश मंत्री ने अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपेल के साथ परामर्श किया और अमेरिका में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। दोस्तों, आपको बता दें कि आजकल अमेरिका और उसके यूरोपीय दोस्त देशों का रूस के साथ काफी विवाद चल रहा है। इसी संदर्भ में 30 मई 2024 को यूरोपीय संघ के व्यापार मंत्रियों ने आगामी 1 जुलाई से रूस और बेलारूस से आने वाले अनाज और अन्य कृषि उत्पादों पर निषेधात्मक टैरिफ लगाने पर सहमति जताई है। यूरोपीय संघ के मौजूदा अध्यक्ष बेल्जियम के वित्त मंत्री विंसेंट वेन पेटिघेम ने कहा है कि नए टैरिफ का उद्देश्य रूस और बेलारूस से यूरोपीय संघ में अनाज के आयात को रोकना है। इसी के साथ साथ 31 मई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूक्रेन पर लगे प्रतिबंध में ढील दे दी है और उसे यूक्रेन की सीमाओं के बाहर अमेरिकी हथियारों का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय बताता है कि रूस के प्रति बिडेन प्रशासन की नीति में बदलाव आ गया है। दोस्तों, एक दक्षिण कोरियाई उद्योगपति को अपनी पत्नी से झगड़ा काफी महंगा पड़ गया। एक अदालत ने चे ताए-वोन को अपनी पूर्व पत्नी को $1 अरब नकद भुगतान करने का आदेश दिया है। यह दक्षिण कोरिया में अब तक का सबसे बड़ा तलाक समझौता है। चे ताए-वोन का एक और महिला के साथ संबंध है और उससे एक बच्चा भी है। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सैन्य शासन की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। बुर्किना फासो का सैन्य शासन साल 2022 के तख्तापलट के बाद से सत्ता में है। अब उसने ऐलान किया है कि सैनिक शासन की अवधि 2 जुलाई 2024 के बाद से 60 महीने और होगी। श्री गैरी कोनील को कैरेबियाई राष्ट्र हेटी का अगला प्रधानमंत्री बनाया गया है। इस देश में काफी समय से गैंगवार चल रही है। कोनील अक्टूबर 2011 से फरवरी 2012 तक 4 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने शनिवार को गाजा पट्टी में हाल ही में सामने आए मानवीय संकट की तत्काल और व्यापक जांच की मांग की है। वो सिंगापुर में IISS शांग्री-ला डायलॉग में बोल रहे थे। फ्रांस ने अगले महीने पेरिस के पास विलेपिंटे में होने वाले यूरोसैटरी 2024 हथियार और रक्षा उद्योग प्रदर्शनी में भाग लेने से इजरायली कंपनियों को रोक दिया है। फ्रांस की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस का यह निर्णय दक्षिणी गाजा में राफा पर जारी इजरायली हमले के लिए पेरिस के विरोध की वजह से लिया गया है।
उधर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री श्री एंटनी अल्बानीज ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से मना करने के विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि कम उम्र में अत्यधिक ऑनलाइन गतिविधि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंच जाती है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु 13 से बढ़ाकर 16 साल करने की मांग का समर्थन किया है। दोस्तों, इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस बुलेटिन को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।